नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर के जी में। दोस्तों, जैसा कि कामकाजी हिंदी के अंतर्गत आप देखते हैं कि पत्र लेखन, संक्षेपण, पल्लवन ये सभी चीज़ें आती है। तो मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूँ संक्षेपण का टॉपिक। दोस्तों, यह जो संक्षेपण का टॉपिक है यह सभी कॉलेज के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। साथ साथ हिंदी का जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, विभिन्न जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे हो गया CGPSC हो गया, UPSC हो गया, इन सभी चीज़ों में प्रायः संक्षेपण को अवश्य पूछा जाता है। तो आज मैं आप सभी को के साथ इस टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए देखते हैं संक्षेपण क्या होता है, संक्षेपण की विधि क्या होगी और संक्षेपण के उदाहरण किस प्रकार से होंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ आ जाएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं संक्षेपण। संक्षेपण में हम देखते हैं कि किसी तथ्य, विचार या घटना को संक्षेप में प्रस्तुत करना ही संक्षेपीकरण कहलाता है। संक्षेप में प्रस्तुत करना मतलब कम शब्दों में उसको बताना, उसका वर्णन करना, कम शब्दों में उसकी जानकारी देना। तो किसी विचार या तथ्य को प्रस्तुत करने की हमारी यहाँ पे दो शैलियाँ प्रचलित है। एक शैली का नाम है समास शैली और दूसरा है व्यास शैली। तो किसी भी तथ्य को प्रस्तुत करने के लिए हम दो प्रकार की शैलियों का प्रयोग करते हैं, एक तो समास शैली और दूसरा व्यास शैली। समास शैली में क्या होता है, इसमें विचारों का संक्षिप्त या लघु रूप प्रकट करना क्या कहलाता है, समास शैली के अंतर्गत आता है। और अगर किसी विचार को हम बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, उसको विस्तृत रूप में प्रकट करते हैं, तो यह किस शैली के अंतर्गत आता है, व्यास शैली के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, संक्षेपीकरण में हमें कम करना रहता है किसी चीज़ को, तो हम क्या करेंगे, विचारों को कम करने के लिए हम समास शैली का प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति के कथन, मूल लेख अथवा घटना को वास्तविक और आधारभूत तथ्यों के साथ संक्षिप्त रूप में उपस्थित करना ही संक्षेपीकरण कहलाता है। यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि आधारभूत तथ्य और उनके जो वास्तविक तथ्य हैं ये संक्षेपीकरण में होने चाहिए। तो इस तरह से हम उनकी मूल बातों को कम शब्दों में कहते हैं या बोलते हैं या लिखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, संक्षेपीकरण। इसमें अनावश्यक तथा अप्रासंगिक बातों को छोड़ दिया जाता है तथा उपयोगी महत्वपूर्ण सामग्री का संक्षिप्त कथन होता है। इस तरह से हम संक्षेपण की परिभाषा देख सकते हैं। तो संक्षेपण क्या होता है, संक्षेपण किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र व्यवहार या लेख के तत्वों और निर्देशों का संयोजन को कहते हैं। संयोजन का अर्थ है कि इन जो विवरण हैं, व्याख्या हैं, पत्र व्यवहार के लेख हैं, इन सभी का हम योजनापूर्ण प्रबंधन करते हैं। अर्थात बहुत सारे शब्दों को मिलाकर हम क्या है, एक शब्द बना देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, शब्दों में क्या है, कमी आ जाती है और जो स्थान जो घेरते हैं बहुत सारे शब्द, उसका स्थान घेरने का क्षमता जो है कम हो जाता है, लेकिन उसका विचार और भाव नष्ट नहीं होता, वहीं रहता है। तो इस तरह से हम इनका संयोजन करते हैं। इसमें हम अप्रासंगिक, असंबद्ध और पुनरावृत्त अनावश्यक बातों को छोड़कर सभी अनिवार्य मूल तत्वों का संक्षिप्त संकलन करते हैं। तो इस तरह से संक्षेपण की परिभाषा हमने देख ली। अब संक्षेपण के विधि और नियमों को देख लेते हैं। तो संक्षेपण की विधि या नियम क्या है, पहला, मूल अवतरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन। संक्षेपीकरण के लिए यह आवश्यक है कि जिस अवतरण को संक्षिप्त किया जाना है उस अवतरण को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए, यह तो बहुत जरूरी ही है। दूसरा, उपयुक्त शीर्षक का चुनाव। अवधारणा के सम्यक अध्ययन के बाद
विषय की रूपरेखा मस्तिष्क में बना लेनी चाहिए और विषय का शीर्षक अवतरण का प्रतिनिधित्व करने वाला, आकर्षक और संक्षिप्ति और जिज्ञासापूर्ण होना चाहिए। तो मूल अवतरण को हमें पढ़ने के बाद जो शीर्षक देते हैं वह अवतरण का प्रतिनिधित्व करने वाला हो, आकर्षक हो, पढ़ने से आकर्षक लगे, ज़्यादा लंबा ना हो हमारा जो शीर्षक का शब्द है, और जिज्ञासापूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करना चाहिए। संक्षेपण करने के दौरान हमें सामासिक पदों का प्रयोग करना चाहिए। संक्षिप्तीकरण में मुख्यतः समास युक्त शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए, जिससे लेखन आकर्षक और प्रभावशाली बना रहेगा। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जैसे अनेक शब्दों के स्थान पर हम एक शब्दों के प्रयोग के द्वारा हम अपने लेखन को संक्षिप्त कर सकते हैं। कैसे? जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए, कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, इसके लिए हम अतिशयोक्ति शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वह जो करने या होने वाली बात को पहले से ही सोच ले, इसको क्या कह सकते हैं? अग्रसोची लिख सकते हैं इसके स्थान पर। तो लगभग हम देखते हैं कि यहाँ पे लगभग 7, 8, 9 शब्द है, वहाँ पे क्या हो गया, उसका स्थान एक शब्द में ले लिया, जिसके कारण इसका जो ये कहे कि इसका जो लंबाई है वो क्या हो गया, कम हो गया शब्दों का। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, इसके जगह में हम अंधविश्वास शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके, इसके लिए हम अगम्य का उपयोग कर सकते हैं। समाप्त होने तक के लिए हम समाप्ति तक, जिस तरह का, इसके लिए जैसा, प्राप्त हो सकता है, इसके लिए मिल सकता है। इस तरह से हम शब्दों का चुनाव कर सकते हैं, जिससे जो शब्दों की लंबाई है वो कम हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग। तो जो संक्षेपण की भाषा है वो सरल और प्रवाहपूर्ण होना चाहिए। इससे भाषा में मौलिकता आती है। मौलिकता का अर्थ है सत्यता। भाषा में सत्य बातों को प्रयोग करना चाहिए, उसमें फेंक कर प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपका फेंकाऊपन नहीं होना चाहिए। क्रमबद्धता, संक्षेपीकरण अंश मूल अवतरण से संबद्ध होने चाहिए और इसके साथ साथ पूर्ण रूपेण क्रमबद्ध भी होना चाहिए, उसे विखंडित नहीं होना देना चाहिए। तो जो संक्षेपीकरण आप करते हैं, जिस प्रकार से विचारों को उसमें लिखा गया उसी प्रकार से आपको क्रमबद्ध तरीके से संक्षेपीकरण करना चाहिए। संक्षेपीकरण में पूर्णता भी आवश्यक है। पूर्णता से अभिप्राय है संक्षेपीकृत अंश में मूल अवतरण का कोई तथ्य छूटा न हो और वह मुख्य भाव को स्पष्ट करता हो। तो इस तरह से कोई भी तथ्य छूटा नहीं होना चाहिए, साथ ही वह मूल भाव को स्पष्ट करना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णता। संक्षेपीकरण में आलंकारिक शब्दों के प्रयोग से वर्जित होना चाहिए, अर्थात उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो संक्षिप्तीकरण में अलंकारिक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं संक्षिप्तता। तो यह इसका महत्वपूर्ण तत्व है। संक्षिप्तीकरण में संक्षिप्तता बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। आदर्श संक्षेपण में संक्षिप्त, स्पष्ट और सीमित होना चाहिए इसका जो आकार है, और संक्षेपण में अनुच्छेद का 1/3 हिस्सा ही सार लेखन में प्रस्तुत करना होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो जितना जो हमारे गद्य में दिया गया है संक्षेपण के लिए, उसका हमें केवल 1/3 हिस्सा ही सार लेखन उसका प्रस्तुत करना है। जैसे आपको 75 शब्द दे दिया गया है, उसका संक्षेपीकरण आपको 25 शब्दों में करना है। तो जितना आपको दिया गया है उतने शब्द का आप 3 से अगर भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका संक्षेपीकरण कितने शब्दों में करना है यह निकल जाएगा। इसके बाद देखते हैं भाषण या पत्राचार जो भी दिया है उसको भूतकाल के सेंटेंस में हम उसको ढाल लेंगे। गद्यांश के अंदर कई वार्तालाप या कथन होते हैं, तो इन वार्तालाप और कथनों को हम परोक्ष कथन में परिवर्तित कर सकते हैं।
जो लेख उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष में हैं उसको हम अन्य पुरुष में लिखते हैं। तो इस तरह से उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा इन्हें अन्य पुरुषों में लिखना चाहिए। आप उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष अन्य पुरुष ये नहीं जानते तो मेरे वीडियो में देख सकते हैं जिसमें सर्वनाम को बताया गया है, इसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम उदाहरण को देख लेते हैं। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष का क्या हो जाता है, मैं हम ये सभी उत्तम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष तो तू तुम तुम्हारा ये सभी मध्यम पुरुष हो गया। और अन्य पुरुष वह वे ये, इस तरह से हम अन्य पुरुष का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं संक्षेपण का। उदाहरण के द्वारा आपका जो संक्षेपण कैसे किया जाए यह स्पष्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। किसी भी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के साहित्य का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। साहित्य किसी देश या जाति के विकास चिन्ह है। साहित्य से जाति के धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठन, ऐतिहासिक घटनाचक्र तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब मिल जाता है। भारतीय संस्कृति के मूलाधार हमारी साहित्य के अमूल्य रत्न ग्रंथ हैं, जिनके विचारों से भारत की आंतरिक एकता का ज्ञान हो जाता है। हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय वाङ्मय के रूप में बहने वाली विचार और संस्कृति की एकता को ढक लेती है। वाङ्मय की आत्मा एक है और वह अनेक भाषाओं, रूपों तथा परिस्थितियों में हमारे सामने आती है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे सामने यह प्रस्तुत किया गया है गद्यांश। इसका हम उचित शीर्षक देख लेंगे तो इसका उचित शीर्षक हो जाएगा भारतीय साहित्य और संस्कृति। तो जिसके बारे में यहाँ पे जोर दिया गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है मूल रूप से, उसी को हम क्या बना लेंगे, अपना शीर्षक बना लेंगे, भारतीय साहित्य और संस्कृति। इसके बाद हम देखते हैं इसका संक्षेप। तो संक्षेप में हम इसमें यह लिख सकते हैं कि किसी देश की संस्कृति का ज्ञान वहाँ के साहित्य से होता है। धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब इसमें मिलता है और भारतीय संस्कृति का मूल आधार यहाँ का साहित्य है, जिसमें यहाँ की ज्ञान एकता का ज्ञान होता है। वह अनेक भाषाओं और रूपों तथा परिस्थितियों में प्रकट होता है। तो इस तरह से दोस्तों हम संक्षेपीकरण कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरे उदाहरण में कहा जा रहा है, यह कहना कि कवि की कल्पना में सत्यता का अभाव रहता है सर्वथा अनुचित ठहरता है। सत्यता का जो अर्थ साधारणतः किया जाता है उसे कविता में ढूंढना ठीक ना होगा। वह तो केवल विज्ञान में मिल सकता है। कविता में सत्यता से अभिप्राय उस निष्कपटता से है जो अपने भावों या मनोवेगों का व्यंजन करने में हम पर पड़ता है। उसे प्रत्यक्ष करने या उसके कारण हमें जो सुख, दुख, आशा, निराशा, भय, आशंका, चमत्कार, श्रद्धा, भक्ति आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, उनको अभिव्यक्त करने में प्रदर्शित करते हैं। अतएव कविता ने सत्यता की कसौटी यह नहीं हो सकती कि हम वस्तुओं का वास्तविक रूप दिखाएं, किंतु इस बात से होती है कविता की कसौटी कि उन वस्तुओं की सुंदरता, उनका रहस्य, उनका मनोमुग्धकारिता आदि का हम पर जो प्रभाव पड़ता है उसे कविता की दृष्टि से स्पष्ट प्रकट करके दिखाए। और यही कविता द्वारा जीवन, मानव जीवन और प्राकृतिक जीवन की कल्पना और मनोवेगों के रूप में व्याख्या है। तो इस तरह से हमें यह गद्य दे दिया गया है। तो इसका हम संक्षेपीकरण करेंगे तो इसका शीर्षक हो जाएगा कवि का सत्य। तो यहाँ पे कवि के सत्य के बारे में बताया गया कि कवि किस प्रकार के सत्य को बताता है, क्या वह वास्तविक सत्य को बताता है कि नहीं, इसी बारे में चर्चा की गई है। तो कवि का सत्य यहाँ का शीर्षक हो गया इस गद्य का। और संक्षेपण हम करते हैं। तो संक्षेपण में हम देखते हैं कि कवि का सत्य वैज्ञानिक सत्य से अलग है। वैज्ञानिक तो वस्तुओं तथा तथ्यों का वर्णन करता है,
परंतु कवि घटनाओं पर प्राकृतिक वस्तुओं से उत्पन्न मनोभावों का वर्णन करता है। उनका लक्ष्य यथार्थ वर्णन नहीं अपितु मन पर पड़े भाव का मार्मिक वर्णन करना है। तो इस तरह से दोस्तों हम संक्षेपण को समझ सकते हैं। तो मैंने इन उदाहरणों द्वारा आपको स्पष्ट रूप से समझा दिया होगा कि कैसे हमें कितने शब्द दिया गया है और उसका कैसे संक्षेपण करना है। अगर आपको और उदाहरण चाहिए संक्षेपण से संबंधित तो मैं लेकर प्रस्तुत हो जाऊंगा, आपको बस कमेंट करना है। साथ ही दोस्तों मैंने पल्लवन का भी वीडियो अपलोड कर दिया है, आप कामकाजी हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए मेरे वीडियो को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।